गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों, बताना मुझे एक बार। अंकित, अर्पिता, भावना, एनीवन? यस। अच्छा, आपके टेस्ट लगेंगे अभी, सुना आपने? तो आपका, मेरे को अपने वाले की इन्फॉर्मेशन है, और मेरा टेस्ट जो लगेगा वो 25 को लगेगा। यूनिट नंबर 1, 2 और 3 आएंगी, ठीक है। थर्ड यूनिट अपनी अभी चल रही है। थर्ड यूनिट जो है आपकी कंप्लीट करा के इसके पीछे के अपन क्वेश्चंस करेंगे एमसीसी बुकलेट वाले, और फिर अपनी यूनिट 2 फिनिश करेंगे। सिलेबस ये रहेगा आपका 1, 2, 3, 25 को टेस्ट होगा, ठीक है। तो गेट प्रिपेयर्ड। जो साथ के साथ टॉपिक चल रहा है उसको तो करते ही चलना है, उसको डिले मत करना। नमन, मेरे वाला लॉ वाला आई थिंक 25 को होगा, अकाउंट्स का शायद उससे पहले हो जाएगा, 17 समथिंग, 18। अच्छा, आ चुका है ना आपके पास नोटिस, मतलब ठीक है। लॉ का भी आ जाएगा, मैंने आपको डेट बता दी है देखो, क्योंकि आपके अकेले बैच का नहीं है, कई बैचेस का है ना, तो मुझे तो पता है सबका। फिर वो पेपर वगैरह बनाना ये सब रहता है ना, तो हम लोग को जब पता चलता है तब हम आपको बता देते हैं। टॉपिक कहाँ तक लिया था मुझे बताओगे बेटा एक बार? मिथ्या वर्णन पूरा हो गया था, आईसीआई से लेना बाकी आई थिंक है ना। मिथ्या वर्णन के बारे में एक बार नोट्स में इजी लैंग्वेज में जो लिखा है एक बार देख लो, कल अपन ने समझ लिया था। मिथ्या वर्णन मतलब अनजाने में किसी को धोखा देना, धोखा देने का इरादा नहीं होता। धोखा देने का इरादा होता है तो बेटा किसमें ले जाते हैं, कपट में, ठीक है। 3 चीजें पूरी होनी चाहिए। एक तो सकारात्मक अभिकथन, मतलब बंदा वही कहेगा जिसे वो खुद भी सच मानता है पर वो गलत निकल जाता है, ठीक है। दूसरा हमने बोला था कर्तव्य भंग होना, धोखा देने का कोई इरादा नहीं है, एक पक्षकार को हो गया फायदा और दूसरे को हो गया नुकसान, वो हो गया भ्रमित, ठीक है। तो यही था, देखो पढ़ो एक बार इसको। कर्तव्य भंग होना, यद्यपि धोखा देने का कोई इरादा नहीं है परंतु इससे एक पक्षकार को क्या हो गया, लॉभ, और दूसरे को क्या हो गया, नुकसान। अनजाने में एक अनुबंध के पक्षकार को विषय वस्तु से संबंधित गलती करने के लिए प्रेरित करना। आप एग्जैक्टली ये लैंग्वेज लिख के आना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है? आपको इजी पड़ेगा और आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तीसरा पॉइंट ये कहता है अनजाने में एक पक्षकार को आप विषय वस्तु से संबंधित गलती करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। जो मैंने आपको गारमेंट वाला एग्जांपल दिया था, एक बंदा गारमेंट की दुकान पे काम करता है, उसकी आई साइड में बेटा डिफेक्ट है, किसी भी कारण से वो नीले रंग को क्या समझता है, काले रंग का। ऑर्डर आया था किसका, नीले रंग के कपड़ों का, उसने बुक कर लिया किसके लिए, काले रंग के लिए। एक पक्षकार को भ्रम तो हो ही गया कि नहीं हो गया, ये बताओ, ठीक है ना। किससे, विषय वस्तु से संबंधित गलती कर दी उसने, प्रेरित कर दिया दूसरे पक्षकार को अनुबंध करने के लिए, लेकिन किया कैसे, अनजाने में। किस में लिया जाएगा, मिथ्या वर्णन। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ बेटा, ठीक है ना। अब इसके 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको आईसीआई से करा देती हूँ। लैंग्वेज याद करनी हो तो चाहिए वाली कर लेना, इससे भी काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। लेकिन आईसीआई के एग्जाम्पल जरूरी है बेटा, कल को कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आ जाए तो आप सॉल्व कर सको। तो अपन एक बार आ रहे हैं आईसीआई पे। मिथ्या वर्णन दिया हुआ है, देखो बेटा यहाँ पे। मिथ्या वर्णन के अंदर यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, क्योंकि ये क्या करता है, गूगल ट्रांसलेटर वाला काम करता है। जो अपन ने बोला सकारात्मक अभिकथन, उसको ये बोल रहा है धनात्मक अभिव्यक्ति, यहाँ तक तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और अगर आप चाहो तो एक ही बात को आईसीआई 2 बार बोलता है, एक बार तो अर्थ बताएगा आपको और दूसरी बार उसकी क्या करेगा, समीक्षा। तो 3 पॉइंट 2 बार आ रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि आप लैंग्वेज याद करनी है तो पीडीएफ से कर लो,
मैं यहाँ से तुम्हें क्या करा देती हूँ, एग्जाम्पल करवा देती हूँ। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ बेटा, कर लोगे इस तरीके से? चलो ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल कराती हूँ आपको। इसमें 4 एग्जाम्पल या कितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। दूसरा वाला पहले करते हैं एक बार थोड़ा सा जूम करते हैं इसको ना। एग्जाम्पल नंबर 2। को विश्वास था कि उसकी मोटरसाइकिल जो है वो बिल्कुल ही अच्छी हालत में है, तो उसने बिना वर्कशॉप में चेक कराए बी को बता दिया कि मेरी मोटरसाइकिल जो है वो बिल्कुल अच्छी हालत में है। मतलब उसने क्या किया, एक धनात्मक अभिव्यक्ति कर दी, सकारात्मक अभिकथन कर दिया कि भाई मेरी मोटरसाइकिल बिल्कुल सही अवस्था में है, और वही कहा है जिसे वो सच मानता है। लिखा हुआ है ना, वो जो विश्वास करता था उसने वही कहा है। इस कथन के आधार पर बी ने मोटरसाइकिल खरीद ली। इंजन क्या निकला, खराब निकला। आ का कथन किसमें लिया जाएगा, मिथ्या वर्णन। ठीक है, समझ आई चीज की नहीं आई बताओ? बंदा वही कह रहा है जिसे वो खुद भी सच मानता है, पर वो गलत निकल गया। क्लियर है कि नहीं है बताओ? एक और एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, वो देखते हैं। ए ने बी को बोला कि एक बंदा है सी, उसे एक कंपनी में संचालक बनाया जाना है। सी हमारा कोई बहुत नामी व्यक्ति है, जैसे आप ले लो मुकेश अंबानी। ठीक है, ए ने बी को बोला कि मुकेश अंबानी जो सी है ना, वो इस कंपनी का क्या बनने वाला है, डायरेक्टर बनने वाला है। ठीक है, अब बी ने क्या किया, इस सूचना के आधार पर जो कंपनी है उसके क्या खरीद लिए, अंश खरीद लिए। उसको क्या लगा कि अगर ये डायरेक्टर बन गया ना तो कंपनी के शेयर का दाम जो है वो मार्केट में बढ़ जाएगा, तो मैं क्या कर लूँ, खरीद लेता हूँ इसको। ए को ये सूचना कि भाई सी बनने वाला है संचालक, सी से नहीं मिली है, किससे मिली है, एक तृतीय पक्षकार से मिली है, और वो तृतीय पक्षकार है मान लो एक्स। सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन मिली है, सी ने नहीं बताया ए को कि वो संचालक बनने वाला है, उसे कहीं और से पता चला। बी ने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन या सूचना के आधार पर अंश खरीद लिए, और तुम्हारा स्टेटमेंट क्या निकल गया, कथन निकल गया गलत। तो इसे किस में लिया जाएगा, मिथ्या वर्णन में लिया जाएगा। कोई भी सूचना अगर आपको सेकेंड हैंड मिलती है, किसी और व्यक्ति से पता चलती है, उसके आधार पर आपको किसी भी व्यक्ति से कोई कथन नहीं कहना चाहिए, नुकसान हो गया अगले को। तो इसे किस में लिया जाएगा, मिथ्या वर्णन। उसका धोखा देने का इरादा नहीं था। अब ये एग्जाम्पल पढ़ के देखो तो समझ में आएगा, डायरेक्टली बताती तो समझ में नहीं आता। ए बी को दृढ़ विश्वास से कहता है कि सी को क्या है, एक कंपनी का संचालक बना दिया जाएगा। ए को यह सूचना जो है सी से प्रत्यक्षतः ज्ञात ना होकर किससे प्राप्त हुई है, यहाँ पर इन्होंने एम लिया है, तृतीय पक्षकार कौन, एम। बी इस कथन के आधार पर अंशों के लिए आवेदन कर देता है, बाद में बात क्या निकल जाती है, असत्य। यह कथन मिथ्या वर्णन माना जाएगा क्योंकि कथन अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सूचना पर आधारित था, तथा यहाँ पर ए द्वारा बी को बिना किसी निश्चित आधार के नहीं कहना चाहिए था कि जब तक आपके पास कोई उचित आधार ना हो आपको कोई भी कथन दूसरे व्यक्ति से नहीं बोलना चाहिए था। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ बेटा? आपको करना कैसे है, टॉपिक देख लो, मैं आपको गाइड करती जाऊंगी कैसे कैसे लेना है। मिथ्या वर्णन में परिभाषा के 3 पॉइंट चाहो तो पीडीएफ से ले सकते हो, और ये सिर्फ इन 2 एग्जाम्पल की रीडिंग लगा जाना। कल को कोई केस स्टडी आए तो तुम्हें डिसीजन दिमाग में रहे कि भाई इसे मिथ्या वर्णन में लिया जाएगा, हमारी आईसीआई का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया मिथ्या वर्णन। अब हम क्या करेंगे देखो, अब हम पढ़ेंगे प्रभाव। धारा पढ़ेंगे 19। देखो अपन ने शुरू किया था 15 से, 15 में पढ़ा उत्पीड़न, 16 में अनुचित प्रभाव, 17 में क्या आया, कपट, 18 में आ गया मिथ्या वर्णन। अब 19 धारा पढ़ने जा रहे हैं प्रभाव कि इन चारों की वजह से अनुबंध कैसा होगा, व्यर्थनीय। चारों की वजह से अनुबंध क्या होता है, व्यर्थनीय होता है। ठीक है, तो अब एक बार इस चीज को समझ लो।
देखो इसकी लैंग्वेज तुम्हें यहाँ से करनी है, मैं तुम्हें इसकी केस स्टडी कराऊंगी, नई मॉड्यूल में दी हुई है। लैंग्वेज याद कहाँ से करोगे, यहाँ से कर लेना। आईसीआई की इस टॉपिक की लैंग्वेज आपकी बहुत डिफिकल्ट है, आप वहाँ से नहीं कर पाओगे। आप लैंग्वेज यहाँ से करना और अपन इसका डायरेक्टली क्या कर लेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। समझो है क्या चीज। हमारी धारा है चल रही 19। धारा 19 कहती है कि भाई उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट और मिथ्यावर्ण, यानी शुरू के कौन आ गए, 4। इनकी वजह से लिख लो ये चीज, इनकी वजह से अनुबंध कैसा होता है, इन चारों की वजह से व्यर्थ नहीं है। मतलब पीड़ित पक्षकार चाहे तो इसे व्यर्थ घोषित कर सकता है, और अगर नहीं करेगा तो ये वैध बन जाएगा। याद आ रहा है। तो ये हो गया इसका प्रभाव, जो कहाँ दिया गया है, धारा 19 में। ये सामान्य नियम है कि इन चारों की वजह से तुम्हारा अनुबंध कैसा होगा, व्यर्थ नहीं है। पर इस नियम के क्या आएंगे, तुम्हारे 2 अपवाद। पहला अपवाद देखो, अगर मामला किसका है, देखो या तो मामला है तुम्हारा मिथ्या वर्णन का, या फिर मामला है मौन द्वारा कपट का। या तो मामला है किसका, मिथ्या वर्णन का, या फिर मामला किसका है, मौन द्वारा कपट का। पीड़ित पक्षकार के पास सच्चाई जानने का तरीका था यदि वह सावधानी से कार्य करता। परंतु पीड़ित पक्षकार क्या करेगा, लापरवाही। ठीक है। अब वह अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकता, अनुबंध क्या बनेगा तुम्हारा, वैध। अनुबंध क्या बन जाएगा, वैध। मामला होना चाहिए या तो मिथ्या वर्णन का या फिर मौन द्वारा कपट का। मतलब मिथ्या वर्णन तो पूरा ले लिया बेटा, कपट में सिर्फ कौन सा, जहां पर चुप रहना कपट होता था, जहां बोलने का कर्तव्य बनता था, जहां चुप रहना बोलने के बराबर होता था, उन्हीं 2 केसेस को कवर किया है मैंने। पीड़ित पक्षकार अगर सावधानी से काम करता तो उसे सच्चाई का पता चल जाता, परंतु उसने कैसे काम किया, लापरवाही के साथ। अब उसका जो उपचार बनता है वो उससे छीन लिया जाएगा। अब वो अनुबंध को व्यर्थ घोषित नहीं कर पाएगा। अनुबंध कैसा बन जाएगा तुम्हारा, वैध। अपवाद हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। नॉर्मली अनुबंध कैसा है तुम्हारा, व्यर्थ नहीं है, लेकिन अगर अपवाद लगा तो क्या हो जाएगा, वैध। अपवाद लगा तो क्या हो जाएगा, वैध। यहां तक समझ आया क्या, ये बताओ। ये लिख लिया। अब इसका डालो पॉइंट नंबर 2, दूसरा अपवाद। इसका डाल रहे अपन दूसरा अपवाद। सेकंड अपवाद लिखो इसका। इस बार दोनों मामले कवर करेंगे पूरी तरीके से। कौन से, मिथ्या वर्णन पूरा और कपट भी पूरा। मौन द्वारा कपट नहीं लिख रही हूं, क्या लिख रही हूं, कपट। मतलब पूरा कपट शामिल है इसमें।
मिथ्या वर्णन या कपट का मामला है, पीड़ित पक्षकार भ्रमित नहीं होता। वह अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकता। अनुबंध कैसा बन जाएगा? वैध। मिथ्या वर्णन या कपट का मामला था, पर पीड़ित पक्षकार को कोई भ्रम ही नहीं हुआ, उसे किसी तरीके का कोई भी इल्यूजन ही नहीं हुआ, कोई उसको भ्रम ही नहीं हुआ। तो ये मिथ्या वर्णन या कपट में उपचार कब मिलता है? जब मिथ्या वर्णन या कपट तथ्य से संबंधित होना चाहिए और अगला बंदा उससे प्रेरित होकर अनुबंध करता है और दूसरे बंदे को क्या होता है? नुकसान होता है, तो मिलता है वहां पे उपचार, अदरवाइज नहीं मिलता। तो यहाँ पर अगर पीड़ित पक्षकार भ्रमित नहीं हुआ तो वो अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकता। एग्जाम्पल देखो, अपन ने कल ही पढ़ा था ना एक एग्जाम्पल, असली मोतियों का हार और नकली मोतियों का हार पढ़ा था। लेट द बायर बी कैवेट एम्प्टर, सामान्यतः चुप रहना कपट नहीं है, यही पढ़ा था इसमें। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो उस लेडी को विक्रेता ने भ्रमित नहीं किया ना, वो तो खुद ही भ्रमित हुई है। उसको पूछना चाहिए था ना कि क्या ये असली मोतियों का बना है, उसने पूछा नहीं। क्या उसे विक्रेता ने कहा था क्या कि ये असली मोतियों का बना है? नहीं बोला ना। तो यहाँ पर उसे विक्रेता ने भ्रमित नहीं किया, अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकती वो लेडी, अनुबंध क्या बनेगा? वैध बनेगा। समझ आई चीज की नहीं आई? बताओ। अगर मिथ्यावर्तन या कपट में जो स्टेटमेंट कहा गया है, कथन कहा गया है, उसके द्वारा पीड़ित पक्षकार भ्रमित ही नहीं होता तो कोई उपचार नहीं मिलता। ठीक है, ये दो अपवाद है। पूरी धारा दोबारा समझ लो क्या बोली हमने। सामान्यतः अगर अनुबंध किया गया है उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट और मिथ्यावर्णन, तो क्या होगा? तुम्हारा व्यर्थ नहीं है, यानी पीड़ित पक्षकार चाहे तो उसे व्यर्थ घोषित कर सकता है और नहीं करेगा तो वैध बनेगा। ठीक है, लेकिन दो केसेस है जहां ये वैध बनता है। पहला क्या है इसके अंदर? अगर मामला मिथ्या वर्णन का है या मौन द्वारा कपट का है, पीड़ित पक्षकार के पास सच्चाई जानने का तरीका था परंतु उसने कैसे काम किया? लापरवाही से, तो अब वह अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकता, अनुबंध बन जाएगा वैध। दूसरा केस क्या कहते हैं? अगर मामला मिथ्या वर्णन का है और कपट का है, मतलब इस बार मौन द्वारा कपट नहीं बोला मैंने, पूरा शब्द लिया है कपट। मिथ्या वर्णन या कपट का मामला है, पीड़ित पक्षकार भ्रमित नहीं होता, अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकता, अनुबंध बन जाएगा वैध। क्लियर है क्या? बताओ। अच्छा देखो, मैटर कैसे लेना है वो सुनो। यहाँ पे समझा दिया मैंने तुम्हें, एक बार यहाँ पढ़ लो, क्योंकि वहां पर पूरी प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिख सकते अपन एक एक शब्द, यहाँ प्रॉपर लैंग्वेज मिल जाएगी। अनुबंध कैसा होता है? सामान्यतः व्यर्थ नहीं है, पीड़ित पक्षकार चाहे तो उसे व्यर्थ घोषित कर सकता है। अपवाद क्या लिखा हुआ है वो देखो एक बार। मिथ्या वर्णन या मौन द्वारा कपट के मामले में यदि पीड़ित पक्षकार के पास सच्चाई जानने का तरीका था, यदि वह साधारण विवेक के साथ कार्य करता परंतु उसने क्या करी? लापरवाही, अनुबंध बन जाएगा वैध। अब वो इसे समाप्त नहीं कर सकता, ठीक है, उसका उपचार छिन गया। यदि पीड़ित पक्षकार कपट या मिथ्या वर्णन द्वारा भ्रमित नहीं होता तो भी तुम्हारा अनुबंध कैसा माना जाएगा? वैध, जो मैंने आपको मोतियों के हार वाला एग्जाम्पल दिया है। क्लियर है क्या? बताओ बेटा मुझे। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन आपको करवाना चाहती हूँ, आईसीआई में दिया हुआ है। नई वाली बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि वो आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। आप लॉजिक एक बार क्या पढ़ा हुआ क्वेश्चन होगा ना बेटा, तो इनकेस आ भी गया एग्जाम में तो कर पाओगे।
ये नई वाली बुक की लैंग्वेज है। संविदा के अन्य आवश्यक तत्व, अनुबंध के आवश्यक तत्व संविदा, ठीक है। अब इसके एक बार आएंगे अपन यूनिट के बिल्कुल एंड की तरफ। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 1.87। नई वाली जो आपकी मॉड्यूल आपको मिली है ना, उसमें दिया हुआ मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, और सॉल्व भी मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं अपन एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 धारा 19 के पहले अपवाद का क्वेश्चन है। अगर आया तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। सामंत के पास क्या है, एक मोटर कार। उसने किसको संपर्क किया, छोटू को, और अपनी मोटर कार को 3 लाख रुपए में बेचने की पेशकश की। सामंत ने छोटू को बताया कि जो मोटर कार है वो 30 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल की दर से चल रही है, मतलब एवरेज बता दिया, फ्यूल एफिशिएंसी है ना कार का। ये पूरी लाइन जो है वो आंसर डिसाइड कर रही है। कार का फ्यूल मीटर और स्पीडोमीटर सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। छोटू जो है सामंत के प्रस्ताव से सहमत हुआ, 3 लाख रुपए का भुगतान करके कार की सुपुर्दगी ले ली। 10 दिनों बाद छोटू कार के साथ वापस आया कि तुमने जो ईंधन दक्षता के बारे में बताया था, फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बताया था, वो सही नहीं था। अब अपनी जो है ना ये कार वापस ले लो। इसलिए ये गलत बयानी का मामला था। गलत बयानी मतलब मिथ्या वर्णन, गलत बयानी मतलब मिथ्या वर्णन। भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए तय कीजिए और लिखिए कि क्या छोटू उपरोक्त प्रावधान के आधार पर संविदा को रद्द कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। अपवाद नंबर 1 लगेगा। अगर फ्यूल मीटर और स्पीडोमीटर सही से काम कर रहे थे गाड़ी के, इनकी रीडिंग को मैच कर लेता तो छोटू को पता चल जाता ना कि जो फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बताया सही है या गलत है। सच्चाई जानने का तरीका था, परंतु उसने लापरवाही बरती। अब वह इस अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकता, अनुबंध बन जाएगा अवैध। समझ आई चीज की नहीं, बताओ बेटा। प्रावधान में अकॉर्डिंगली लिख देना। क्या देखे आओगे, धारा 19 और उसके अपवाद हो जाएगा तुम्हारा वैधानिक प्रावधान। पहला अपवाद लग रहा है इसमें, ठीक है। तो अब वह अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकता, अनुबंध बन जाएगा तुम्हारा वैध। ऐसा क्वेश्चन इसमें टॉपिक में पूछा जा सकता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं, बताओ। धारा 19 समझ में आ गई सबको। अब मैं किसके बारे में बताऊंगी आपको, गलती के बारे में। कॉपी निकालो एक बार, टॉपिक डालेंगे गलती। 3 धारा है, 20, 21, 22। धारा नंबर 20, 21, 22। गलती होता क्या है देखो एक बार। किसी चीज के बारे में गलत विश्वास, गलती कहलाता है। किसी चीज के बारे में गलत विश्वास गलती कहलाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, एक पक्षकार जो होता है वो दूसरे पक्षकार को गलत समझता है। गलती 2 तरीके की हो सकती है। कैसे लिखना है देखो एक बार। थोड़ा सा स्पेस की बाद में प्रॉब्लम आएगी, तो अपन इसको शॉर्ट में लेके चलते हैं। इसको 2 में डिवाइड करना है। एक तरफ लिखो कानून की गलती और दूसरी तरफ लिखना तथ्य की गलती। कानून की गलती और तथ्य की गलती। कानून की गलती को डिवाइड करना 2 भागों में, भारतीय कानून की गलती विदेशी कानून की गलती। और ये आएगी 2 तरीके की, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। एक पक्षीय गलती
द्विपक्षीय गलती। अब देखो यहाँ पे भारतीय कानून की गलती आ रही है, भारतीय कानून की गलती। इसमें एक स्टेटमेंट लिखना, कानून की अज्ञानता, कानून की अज्ञानता क्षमा करने योग्य नहीं है। कानून की अज्ञानता क्षमा करने योग्य नहीं है। कानून की अज्ञानता क्षमा करने योग्य नहीं है। हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य बनता है कि उसे अपने देश के कानून की जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये उसकी गलती है, दूसरा पक्षकार नहीं भुगतेगा। तो दूसरा पक्षकार तो क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। अनुबंध होता है तुम्हारा वैध। तो भारतीय कानून की गलती से अनुबंध कैसा माना जाता है, वैध। एक पक्षकार को अपने देश के कानून की जानकारी नहीं है तो दूसरे पक्षकार की कोई गलती नहीं है, वो तो वाद प्रस्तुत कर सकता है। और वाद प्रस्तुत कब होता है, जब आपका अनुबंध वैध होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर दिया, रेड लाइट क्रॉस कर दी, ट्रैफिक पुलिसमैन आया बेटा चालान काटने के लिए। क्या आप ये कह करके बच सकते हो कि अरे रेड लाइट पे रुकना होता है, मुझे तो पता ही नहीं था? क्या ये स्टेटमेंट आपको बचा सकता है क्या, ये बताओ? नहीं बचा सकता ना। तो भारतीय कानून की गलती, अनुबंध कैसा होता है, वैध। ठीक है, दूसरी तरफ देखो, विदेशी कानून की गलती। हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम हर देश के कानून की जानकारी रखें, अपने देश का याद हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, किसी की ड्यूटी नहीं बनती कि वो हर देश के कानून की जानकारी रखे। तो विदेशी कानून की गलती है तो अनुबंध माना जाएगा व्यर्थ। विदेशी कानून की गलती के कारण अनुबंध कैसा होगा, व्यर्थ। और इसे तथ्यों की गलती के समान माना जाएगा, इसे तथ्यों की गलती के समान माना जाएगा। तथ्यों की गलती के समान माना जाएगा, क्यों? क्योंकि तथ्यों की गलती जब तक कुछ ना लिखा हो क्या मानी जाती है, द्विपक्षीय। और तथ्यों की गलती अगर द्विपक्षीय हो तो अनुबंध कैसा होता है, व्यर्थ। इसलिए एक स्टेटमेंट बना दिया कि तथ्यों की गलती के समान माना जाएगा। यहाँ पे भी अनुबंध कैसा है, व्यर्थ। और तथ्यों की गलती द्विपक्षीय में भी अनुबंध कैसा होता है, व्यर्थ। समझ आई बात की नहीं आई, बताओ? अब बात करेंगे तथ्यों की गलती की। नाम से ही पता चल रहा है एक पक्षीय, एक ही पक्षकार की गलती है, दूसरे पक्षकार की कोई गलती नहीं है। अब दूसरे की गलती नहीं है बेटा, वो तो केस फाइल करेगा। और केस फाइल कब होता है, जब आपका अनुबंध वैध होता है। ठीक है, तो एक पक्षीय में लिखना, सिर्फ एक पक्षकार की गलती होती है, सिर्फ एक पक्षकार की गलती होती है। अनुबंध कैसा होगा तुम्हारा, सामान्यतः वैध। अनुबंध होगा सामान्यतः वैध। ठीक है, द्विपक्षीय में व्यर्थ होता है, कुछ नहीं लिखा तो तथ्यों की गलती कौन सी मानते हैं, द्विपक्षीय। और कानून की गलती में कुछ नहीं लिखा तो किसकी मानते हैं, भारतीय कानून। समझ आई चीज? कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो द्विपक्षीय गलती में लिखो दोनों पक्षकारों की गलती होती है,
दोनों पक्षकारों की गलती होती है, अनुबंध कैसा हो जाएगा तुम्हारा? व्यर्थ। अनुबंध व्यर्थ। दोनों पक्षकारों की गलती से कभी कोई अनुबंध नहीं बनता, अनुबंध क्या माना जाएगा? व्यर्थ। मिथ्या वर्णन और गलती में बेटा दो बेसिक डिफरेंस हैं। पहला, मिथ्या वर्णन में बेटा एक कथन आना चाहिए, सकारात्मक कथन। बंदा कुछ बोलता है अपनी तरफ से जबकि वो गलत निकल जाता है, वो बात अलग है ना। गलती में ऐसा कोई कथन नहीं आएगा। ये पक्षकार अपने आप आपस में क्या कर लेंगे, किसी चीज के बारे में विश्वास कर लेंगे, कथन नहीं होता। दूसरी चीज, मिथ्या वर्णन जो है उसके अंदर आपका अनुबंध व्यर्थनीय था, और गलती में आपका डिपेंड करेगा गलती किस तरीके की है। कानून की गलती भारतीय कानून की तो वैध और विदेशी कानून की तो व्यर्थ, तथ्यों की गलती के समान मानी जाएगी। एक पक्षीय गलती तो सामान्यतः वैध और द्विपक्षीय गलती तो व्यर्थ। दोनों पक्षकारों की गलती से कभी कोई अनुबंध नहीं बनता और ये क्या माना जाता है? आपका व्यर्थ। द्विपक्षीय गलती का मैं आपको एक उदाहरण देने जा रही हूं। देखो, ए और बी विश्वास करते हैं कि एक पर्टिकुलर लैंड है, वो कितना है? 10 हेक्टेयर। ए और बी दोनों विश्वास करते हैं, आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज मिलेगी। ए और बी दोनों विश्वास करते हैं कि लैंड कितना है? 10 हेक्टेयर। ए इसको बेच रहा है, बी इसको खरीद रहा है, ठीक है। जब लैंड को एक्चुअली मेजर किया गया, नापा गया, तो ये कितना निकला? 7 हेक्टेयर। तो अब यहाँ पर ये द्विपक्षीय गलती है बेटा, क्यों? कोई भी 7 हेक्टेयर के लिए 10 हेक्टेयर के पैसे तो देगा नहीं। अनुबंध क्या होगा तुम्हारा? व्यर्थ। दोनों ही पक्षकारों को गलत विश्वास था। अच्छा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए नोट डालो, इन केस क्वेश्चन आ जाए कोई प्रैक्टिकल, आपकी हेल्प हो जाएगी। दो चीजें याद रखना, द्विपक्षीय गलती धारा 20 लिखो, द्विपक्षीय गलती धारा 20। प्रैक्टिकल आता है तो वो सिर्फ इस पे आता है, द्विपक्षीय गलती धारा 20। और लैंग्वेज कैसी आएगी वो भी लिख लो। दोनों पक्षकार विश्वास करते हैं, दोनों पक्षकार विश्वास करते हैं, या फिर लिख के आएगा दोनों पक्षकारों की जानकारी के बिना, दोनों पक्षकारों की जानकारी के बिना ऐसा हुआ है। ये शब्द आ जाए ना, मतलब किस में जाएगा? द्विपक्षीय गलती। याद रहेगा? तो इस तरीके की लैंग्वेज आ जाए तो किस में डालोगे? द्विपक्षीय गलती। धारा कौन सी लगेगी तुम्हारी? 20। अनुबंध कैसा होगा? व्यर्थ। ठीक है, तो ये हमने टोटल टॉपिक पढ़ा। एक पक्षीय के अंदर देखो, चार्ट में दो चीजें लिखी हुई मिलेंगी आपको। अपवाद होते हैं दो इसके। किसके? एक पक्षीय गलती के दो अपवाद हैं। कौन कौन से हैं देखो एक बार। सिर्फ आपकी बुक में क्या दे रखी है? हेडिंग। वो भी सिर्फ कहाँ? चार्ट में। एक्सप्लेन तो किया ही नहीं है, लेकिन आप लिख तो लो एक बार, यहाँ लिख रखा है तो एक बार। चार्ट में दो अपवाद होते हैं। पहला अपवाद क्या है? व्यक्ति की पहचान संबंधित गलती। व्यक्ति की पहचान संबंधित गलती। और दूसरा, अनुबंध की प्रकृति संबंधित गलती। दो अपवाद है। सामान्य नियम क्या कहता है? एक पक्षीय गलती कैसी है तुम्हारी? वैध। अपवाद क्या कहेंगे कि इन दोनों अपवादों की स्थिति में अनुबंध हो जाएगा व्यर्थ। ये ऊपर करने पे बेटा चला जाता है, एक कोशिश इसमें होता नहीं है एक्चुअली। अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं एक बार, होता नहीं है, लेकिन ये वन नोट में हो जाता है। तो
पता नहीं, कल उसमें तो हो रहा था, जब इसमें एपिक पेन के थ्रू कर रहे हैं ना तो नहीं हो रहा है एक्चुअली। आपको पता है इसमें नीचे शिफ्टिंग का ऑप्शन कैसे होगा? किसके ऊपर? हाँ, हो जाना चाहिए। आई थिंक सो। एक मिनट, नहीं करने दे रहा है ये, नहीं होता इसमें। यहाँ पर अगर कोई कथन बोला जाता कि मेरा लैंड कितना है 10 हेक्टेयर, और वो बेच देता बी को, अब ये 10 हेक्टेयर नहीं निकलता, मिथ्या वर्णन। लेकिन कथन नहीं आया था। लैंग्वेज में क्या आ रहा है? दोनों पक्षकार विश्वास करते हैं। अगर विश्वास करते हैं जैसी लैंग्वेज आई ना, तो ये किस में जाएगा? गलती में। मिथ्या वर्णन में जाने के लिए कथन होना जरूरी है, और वो भी कैसा? सकारात्मक अभिकथन, तभी जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ए अगर कुछ भी, हाँ, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, अगर वो कुछ भी नहीं बोलता तो मामला मिथ्या वर्णन में नहीं जाता। हाँ, ये यहाँ तक समझ आया क्या बेटा? ये बताओ मुझे, ये चीज आपकी यहाँ पे भी बेटा दी हुई है। एक सेकेंड रुको। लास्ट रो मेरे से पूछा था ना बेटा, इसके दो अपवाद जो है, यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है। नोट्स में देखो आपके दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखे थे ये चीजें आपकी, कि दो अपवाद होते हैं जहां पर क्या माना जाता है? व्यर्थ माना जाएगा। अच्छा, एक्सप्लेन में नहीं कर रही ये वाले दो अपवाद। सीपीटी में तो हम लोग डिटेल में करते थे एक्सप्लेन, क्योंकि आपके टॉपिक दिया हुआ था। आईसीआई ने एक्सप्लेन नहीं किया, इस वजह से हम नहीं कर रहे हैं। आईसीआई में सिंपल क्या दिया हुआ है? एक पक्षीय गलती की वजह से अनुबंध कैसा होता है? सामान्यतः वैध होता है। सिर्फ चार्ट में ये 2 पॉइंट लिखे हुए जरूर हैं, एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो मैंने भी सिर्फ यहाँ पे क्या डाल दिए? हेडिंग। दूसरी तरफ क्या लिखा है? द्विपक्षीय गलती। दोनों पक्षकारों की गलती से कोई अनुबंध बनता नहीं है, ये कैसा हो जाएगा आपका? व्यर्थ। एक बार दोबारा पूरा टॉपिक समझ लो। मैंने तुम्हें क्या बताया? गलती के बारे में। किसी चीज के बारे में गलत विश्वास क्या कहलाता है? गलती कहलाता है। और ये गलती तुम्हारी कैसी हो सकती है? या तो हो सकती है कानून से संबंधित, या हो सकती है तथ्यों से संबंधित। कानून से संबंधित है तो फिर 2 तरीके की, भारतीय कानून और विदेशी कानून। भारतीय कानून में क्या लिखा था अपन ने? कानून की अज्ञानता क्षमा करने योग्य नहीं है। प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य बनता है कि उसे अपने देश के कानून की जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये उसकी दिक्कत है। दूसरा पक्षकार केस फाइल कर सकता है, और केस फाइल कब होता है? जब अनुबंध वैध होता है। दूसरी तरफ हमने बोला किसकी गलती? विदेशी कानून की गलती। हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हमारे देश के कानून की जानकारी रखें। विदेशी कानून की गलती के कारण अनुबंध व्यर्थ होता है, तथ्यों की गलती के समान माना जाएगा। तथ्यों की गलती को 2 प्रकार से डिवाइड किया, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। एक पक्षीय गलती कौन सी होती है? एक पक्षकार की गलती होती है, दूसरे की कोई गलती नहीं है, अनुबंध होगा तुम्हारा सामान्यतः वैध। अच्छा, आपने 3 एग्जाम्पल पढ़े थे। एक पक्षीय गलती का उदाहरण देखो एक बार। हमने पढ़ा था ना, असली मोतियों का हार, नकली मोतियों का हार, पुराने चावल, नए चावल, याद आ रहे हैं? हाँ, वो तीनों एग्जाम्पल इसके हैं एक पक्षीय गलती के। कैसे देखो? गलती सिर्फ और सिर्फ उस लेडी की है कि उसने पूछा नहीं कि असली मोतियों का है या नकली मोतियों का। गलती सिर्फ और सिर्फ उस ग्राहक की है कि जिसने नहीं पूछा कि चावल पुराने चावल हैं या नए चावल है। गलती सिर्फ उस बंदे की है जो पेंटिंग खरीद रहा है, उसने नहीं पूछा कि ये रियल है या डुप्लीकेट है। वहां भी पढ़ाया था मैंने, सामान्यतः चुप रहना कर्तव्य, सामान्यतः चुप रहना कपट नहीं है, तो वहां बोला कपट नहीं है। यहाँ क्या बोल रही हूँ? किस में जाएगा? एक पक्षीय गलती में। अनुबंध कैसा होगा तुम्हारा? सामान्यतः वैध। सामान्यतः वैध माना जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? बताओ बेटा। एक ही पक्षकार की गलती है, दूसरे की गलती नहीं है, अनुबंध होता है वैध। ठीक है, याद रहेगी चीजें कि नहीं रहेंगी? बताओ बेटा। तो हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, गलती का टॉपिक।
ठीक है। इस टॉपिक को लैंग्वेज वाइज अगर आप लेना चाहो तो कुछ इस तरीके से भी ले सकते हो, बट मैं एक बार आपको करवा भी देती हूँ इसकी लैंग्वेज। मिथ्या वर्णन अपन ले चुके थे, इसके बाद में डिफरेंस आ रहे हैं वो हम अभी लेंगे। धारा 19 आपको पीडीएफ से लेनी है, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ एक चार्ट बना हुआ है बेटा, ये देखो गलती का चार्ट। दो तरीके से डिवाइड किया, कानून की गलती और तथ्यों की गलती, भारतीय कानून की गलती और विदेशी कानून की गलती। तो उसके बाद में बोला कि भाई तथ्यों की गलती दो तरीके की, द्विपक्षीय और एक पक्षीय। एक पक्षीय वाली क्या होती है, एक ही पक्षकार की गलती है। द्विपक्षीय में क्या होता है, दोनों की ही गलती मानी जाती है। ठीक है, द्विपक्षीय गलती के लिए इन्होंने चार्ट में बता रखा है कि इस तरीके से हो सकती है, या तो गुणवत्ता से संबंधित, विद्यमानता से संबंधित, पहचान से संबंधित वगैरह वगैरह। आपको लेने की जरूरत नहीं है। या तो यहाँ दो आ गए आपके ये अपवाद कि इन स्थितियों में अनुबंध तुम्हारा जो होगा वो कैसा हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। व्यक्ति की पहचान संबंधित गलती, अनुबंध की प्रकृति संबंधित गलती। डिस्क्रिप्शन पार्ट पे आते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन्होंने बहुत छोटा सा मैटर दिया है, आपको जो लेना है वो एक दो लाइनें यहाँ पे कर रहे हैं अपन। गलती को ऐसे निर्दोष अथवा त्रुटिपूर्ण विश्वास के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पक्षकार को दूसरे को प्रतिभ्रमित होने की ओर ले जाए। गलती द्विपक्षीय या एक पक्षीय हो सकती है। द्विपक्षीय गलती होती है जब अनुबंध के दोनों पक्षकार गलती पर हो। एक पक्षीय गलती होती है जब अनुबंध का एक ही पक्षकार गलती पर होता है। अनुबंध की वैधता पर गलती का प्रभाव दो तरीके से दिया इन्होंने, एक तो दिया कानून की गलती और एक दे दिया तथ्यों की गलती। कानून की गलती में क्या बताया, कानून की कोई गलती अनुबंध को व्यर्थ नहीं बना देती, क्योंकि कोई भी अपने देश के कानून की भूल की माफी नहीं मांग सकता। किसकी बात चल रही है, भारतीय कानून की। लेकिन कानून की गलती दूसरे को भड़काने के, ये लाइन रहने देना, अगर भड़काने के माध्यम से की गई है तो फिर उसे गलती में ले लिया जाता है। विदेशी कानून की गलती क्षम्य है, मतलब क्षमा करने योग्य है, तथ्यों की गलती के समान मानी जाएगी और इस अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। यही चीज़ हमने लिखी है दोनों को अलग अलग। नेक्स्ट आ गया तथ्यों की गलती। जब अनुबंध करने वाले पक्षकार एक दूसरे को गलत समझे, अलग अलग उद्देश्य पर हो, तो द्विपक्षीय गलती हो जाएगी। पारस्परिक गलती है, यहाँ किसी ठहराव दोनों पक्षकार के प्रति आवश्यक तत्व के संबंधित गलती पर हो, अनुबंध क्या माना जाएगा, व्यर्थ। द्विपक्षीय गलती में अनुबंध होता है व्यर्थ। एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, अपनी एम्बेसडर कार बेचने का बी को प्रस्ताव देता है, जिसको विश्वास है कि आपके पास केवल क्या है, फिएट कार है। कार खरीदने की सहमति दे देता है। दोनों पक्षकार अलग अलग बातों के बारे में सोच रहे हैं। आपने एक शब्द पढ़ा था बेटा, याद करो, कुछ याद आ रहा है, मतैक्यता। समान चीज समान भाव से, समान चीज समान भाव से नहीं है, सहमति ही नहीं है, अनुबंध नहीं बन सकता। एक बार एग्जाम्पल दोबारा पढ़ लो। कोई वास्तविक सहमति नहीं है। आप मतैक्यता के अकॉर्डिंग आंसर देके आना। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, उन्होंने आंसर में मतैक्यता लिया है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे तुरंत ये शब्द बताया, मतैक्यता। और यहाँ इन्होंने लिखा भी है, देखो, कोई वास्तविक सहमति नहीं है। ऐसा क्वेश्चन इन्होंने मॉक टेस्ट पेपर में डाला है, उसको किस में इंक्लूड किया है, मतैक्यता में। समान चीज समान भाव से होनी चाहिए। कोई कुछ और बोल रहा है और आप कुछ और समझ रहे हो तो अनुबंध नहीं बनेगा। मतैक्यता होनी जरूरी होती है, समान चीज समान भाव से। पढ़ा था ना, विचारों का आपस में मिलना, मस्तिष्कों का मिलना, पढ़ा था, वो चीज है ये। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे। आज हमने क्या ले लिया, एक तो धारा 19 कवर की और एक गलती की ले ली धारा, कौन सी, 20, 21, 22।
20 21 22। अब देखो इसी की जो मैंने आपको पढ़ाया ना बेटा, वो आपकी बुक में मैंने लिखवाया था, आई थिंक, मुझे याद आ रहा है। तो एक बार आप एमसीसी वाली बुकलेट है ना, उसमें देखना चैप्टर 3 में। एक मिनट रुको। एक बार एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना इसमें, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, उसकी रीडिंग लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपकी एमसीसी बुकलेट में, आप चाहो तो उसकी रीडिंग लगा लेना। गलती का चार्ट है, उसके उदाहरण है, भारतीय कानून की गलती। देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन कर लेना बस। कौन सा पेज नंबर बताऊं इसका क्या चल रहा है? एक मिनट रुको। 27। इसमें देखो ये लाइनें लिखी हुई है ना, भारतीय कानून की गलती, कानून की अज्ञानता अक्षम्य है, प्रत्येक भारतीय नागरिक को देश के कानून की जानकारी होनी चाहिए, यदि नहीं है तो दूसरा पक्षकार वाद प्रस्तुत कर सकता है, अनुबंध कैसा हो जाएगा? वैध। दूसरी तरफ बोला विदेशी कानून की गलती, प्रत्येक देश के कानून को याद करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अनुबंध व्यर्थ होगा, तथ्यों की गलती के समान माना जाएगा। एक पक्षीय गलती, एक ही पक्षकार की गलती है, दूसरा पक्षकार वाद प्रस्तुत कर सकता है, सामान्यतः अनुबंध कैसा होगा? वैध होगा। एक पक्षीय गलती के दो अपवाद, व्यक्ति की पहचान संबंधित गलती, अनुबंध की प्रकृति संबंधित गलती। आप इनका मैटर चाहे याद मत करना क्योंकि नई वाली बुक से हटा दिया है। और ये बता दिया तुम्हारा द्विपक्षीय गलती, दोनों पक्षकारों की गलती से कोई अनुबंध नहीं बनता, अनुबंध हो जाएगा व्यर्थ। इसकी धारा भी याद करना, धारा नंबर 20। ए और बी दोनों विश्वास करते हैं, ये वाला एग्जाम्पल अलग तरीके का है। यहाँ पर मूल्य से संबंधित अगर गलती होती है तो वैध माना जाता है। तो आप कंफ्यूजन रहेगा तो हटा दो इसको, चाहे तो एक बार आप मैटर के हिसाब से याद करना है तो इतना कर लेना, यहाँ तक द्विपक्षीय गलती तक। अगर आपको देना पड़े एग्जाम में मैटर तो आप यहाँ तक ले सकते हो। आप उसके अंदर दे देना, दो तरीके की गलती होती है, आपकी कानून की गलती होती है और तथ्यों की गलती होती है। कानून की गलती में भारतीय कानून की गलती, विदेशी कानून की गलती, तथ्यों की गलती में एक पक्षीय और द्विपक्षीय, और इस हिसाब से एक्सप्लेन करके आ जाना। थ्योरी क्वेश्चन आता है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कर लोगे यहाँ तक? तो आज यहाँ तक का मैटर ले रहे हैं, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपन टॉपिक लेंगे कल अपना वैधानिक उद्देश्य और प्रतिफल, वैधानिक उद्देश्य और प्रतिफल, कल वो वाला टॉपिक अपन कंप्लीट कर देंगे। यहाँ तक कोई क्वेरी है तो बताओ मुझे। अंतर वाला टॉपिक कल मुझे याद दिलाना, मैं करा दूंगी, ठीक है? व्यर्थ को शून्य भी बोल सकते हैं, यस बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा। व्यर्थ को शून्य भी बोलते हैं और व्यर्थनीय को शून्य करणीय भी बोला जाता है। मिथ्या वर्णन और मौन द्वारा कपट का अपवाद समझा दो। देखो वो वाला अपवाद कहता है कि अगर पीड़ित पक्षकार के पास सच्चाई जानने का तरीका था, अगर वो साधारण विवेक से काम करता, उसे सच्चाई पता चल जाती, पर बेटा उसने क्या किया, उसने लापरवाही से काम किया, तो उसका उपचार छीन लिया जाएगा। अब वो अनुबंध को व्यर्थ घोषित नहीं कर सकता, अनुबंध बन जाएगा तुम्हारा वैध। आयुषी को कोई डाउट नहीं है? किसी को भी कोई डाउट है बेटा पूछ सकते हो। भावना, ख्याति, एनीवन, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। डाउट नहीं है तो फिर बताओ, फिर चलो अपन आगे फिर कर लेंगे ना।